हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा जी जीके सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसका कि यह दूसरा एपिसोड है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तब तक अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। और अगर टोटल 40 प्रश्न में से अगर आपका 30 से ज़्यादा सही हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपका 30 से ज़्यादा प्रश्न सही हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सही उत्तर दीजिए दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर विटामिन ए से ध्यान रखना चाहे तो एक और चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम रेटिनॉल। और विटामिन ए से कमी से तो होने वाला रोग हो गया रतौंधी, इसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा गाजर। यह भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा गाजर इसका प्रमुख स्रोत है। चलिए आज के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका दूसरा प्रश्न है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन है ए सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी बोरॉक्स, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन डी अमोनियम फॉस्फेट। दोस्तों, सही उत्तर दीजिए कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों, याद रखिएगा फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में उपयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न और पूछता है कि फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक कौन होता है? तो अगर प्रकाश संवेदी यौगिक पूछे तो यहाँ ध्यान रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है फिक्सर के बारे में, तो फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? फिक्सर के जगह पर कभी कभी हाइपो वर्ड भी यूज किया जाता है। तो फिक्सर या हाइपो पूछे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? तो उस स्थिति में सही उत्तर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका तीसरा प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, ऑप्शन बी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, ऑप्शन सी डीसी को एसी में बदलने के लिए, और ऑप्शन डी एसी को डीसी में बदलने के लिए। दोस्तों, सही उत्तर दीजिए कि रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान रखिए। रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? एसी को डीसी में बदलने के लिए। दोस्तों, बार बार यह प्रश्न पूछा गया है कि रेक्टिफायर क्या करता है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका चौथा प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? आपका ऑप्शन है ए प्रजनन में बाधा डालता है, ऑप्शन बी मच्छरों के लिए उच्च विष है, ऑप्शन सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ऑप्शन डी मच्छरों को भगाता है। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डाल देने से मच्छर कम क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों, मच्छर कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। दोस्तों, अगर सांस में बाधा डालता है मतलब मच्छर सांस नहीं ले पाएगा तो मर जाता है। इसलिए स्थिर पानी पर मिट्टी का तेल डालने से मच्छर मर जाते हैं, जिससे कि मच्छर कम हो जाते हैं। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए कुकुर खांसी, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी मधुमेह। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि इसमें से कौन सा रोग है जिसको वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मधुमेह। मधुमेह ऐसा रोग है जिसका वैक्सीन से नहीं ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, आपने एक टीका का नाम सुना होगा जिसका नाम है DPT। डी का मतलब हो गया डिप्थेरिया, पी का मतलब पर्ट्यूसिस और टी का मतलब टेटनस। डिप्थेरिया तो हो सकता है रोग के लिए, और पी पर्ट्यूसिस का मतलब होता है काली खांसी। याद रखिएगा, काली खांसी के लिए पर्ट्यूसिस वर्ड यूज किया जाता है अंग्रेजी में। और टी का मतलब होता है टिटेनस। मतलब काली खांसी को DPT का टीका लगा के वैक्सीन लगा के ठीक किया जा सकता है, ये तो समझ में आ गया। चेचक का टीका आप लोग जानते हैं कि एडवर्ड जेनर ने खोजा था, तो इसका मतलब यह भी ठीक हो जाएगा टीका से। और पोलियो का टीका भी होता है जिसका आविष्कार जॉन सिल्क ने किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। मतलब कौन सा रोग बच गया जिसको टीका से नहीं ठीक, वैक्सीन द्वारा नहीं ठीक किया जा सकता है? तो एक के ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन डी को वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है।
चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका छठा प्रश्न है। दोस्तों ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे और एसएससी के एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। एएलपी में ये सब प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। चलिए आज के छठे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो आज का आपका छठा प्रश्न है, स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए फेफड़ा, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी मेरुदंड, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों स्पॉन्डिलाइटिस जो है मेरुदंड को प्रभावित करता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, हमारे पीठ में जो हड्डी होती है ना, एक लंबा सा बैकबोन जिसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा स्पॉन्डिलाइटिस मेरुदंड को प्रभावित करता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों एएलपी में। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका सातवां प्रश्न है, वॉशिंग सोडा, इसी को धोने का सोडा भी कहते हैं, क्या है। आपका ऑप्शन है ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। एक तरह से केमिकल नेम पूछा गया है, तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सही उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। आप लोग जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ध्यान में रखना है 10H2O, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो वॉशिंग सोडा क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। बहुत बार पूछा गया है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है। अगर कभी आपसे दोस्तों इसका केमिकल फार्मूला पूछ लेते हैं, भी ध्यान में रखिएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें यह एक बार पूछा गया था दोस्तों टेक्नीशियन में कि वॉशिंग सोडा में वाटर के कितने, जो 10 का मल्टीपल होता है ना, ये वाला पूछ लेता है कि कितने मल्टीपल होते हैं। तो वाटर के 10 मल्टीपल होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा 10, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका आठवां प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है। आपका ऑप्शन है ए परमाणु, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी अणु। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है रासायनिक यौगिक, ये ध्यान में रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अणु। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। जब रासायनिक यौगिक बोले तो सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या हो जाएगा, अणु। लेकिन यहाँ पर अगर तत्व यहाँ पर बोल दे, एलिमेंट या तत्व बोल दे, तो तत्व का सबसे छोटा यूनिट क्या हो जाता, परमाणु। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चूंकि यहाँ पर यौगिक बोला है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अणु। अगर यहाँ पर तत्व बोलता तो सही उत्तर होता ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 9वां प्रश्न है, मरकत किससे बनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए कार्बन, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी बेरिलियम, ऑप्शन डी स्वर्ण। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि मरकत किससे बनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेरिलियम। मरकत को अंग्रेजी में दोस्तों बोलते हैं इमेरल्स, याद रखिएगा। इसको बनाने, मरकत क्या है, एक स्टोन है ग्रीन कलर का, रत्न जिसको बोलते हैं। तो बस उसको ध्यान में रखिएगा, बहुत महंगा रत्न होता है, उसको बनाने में बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। ये पूछ लिया है क्वेश्चन तो इसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस बार ही पूछ सकता है दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 10वां प्रश्न है, किसके कमी के कारण अरक्तता, जिसको अंग्रेजी में एनीमिया कहते हैं, होती है। कुल मिलाकर पूछा है अरक्तता किसके कमी के कारण होती है। दोस्तों आज का ऑप्शन है ए आयोडीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी लोहा। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि एनीमिया निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा की कमी के कारण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब रक्त में लोहे की कमी हो जाती है तो क्या, एनीमिया नामक रोग हो जाते हैं। उसी को हिंदी में बोल देते हैं अरक्तता, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा इसका स्रोत क्या है, लोहे का स्रोत क्या है, तो हरी सब्जियाँ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अरक्तता को दूर करने के लिए क्या खाएं, डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, हरी सब्जी खाने के लिए। तो याद रखिएगा अरक्तता होता किसके कारण है, तो लोहे की कमी के कारण। और इसका स्रोत क्या है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, जैसे पालक हो गया ये सब। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों आज का आपका 11वां प्रश्न है, जल का शुद्ध रूप क्या है। आपका ऑप्शन है ए वर्षा जल, ऑप्शन बी भारी जल, ऑप्शन सी नल का पानी, ऑप्शन डी आश्रित जल। दोस्तों सही उत्तर दीजिए कि जल का शुद्ध रूप क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्षा जल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्षा जल को जल का शुद्ध रूप कहा जाता है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 12वां प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है।
आपका ऑप्शन है ए कृषि, ऑप्शन बी लौह इस्पात, ऑप्शन सी सिंचाई, ऑप्शन डी मत्स्य उद्योग। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मत्स्य उद्योग। मतलब नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उद्योग, मछली पालन से। हरित क्रांति भी ऐसा ही होता है, एक होता है गोल क्रांति, सब ध्यान में रखिएगा, श्वेत क्रांति। तो यहाँ पर पूछा है क्या, यहाँ पर पूछा है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति बोलता तो दूध उत्पादन से। हरित क्रांति बोलता तो गेहूं धान के उपज से। ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नीली क्रांति पूछा गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मत्स्य उद्योग। बार बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 13वां प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए घास, ऑप्शन बी सिट्रस पौधे, ऑप्शन डी सीबी के पौधे और ऑप्शन डी नीम का पेड़। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसके जड़ में पाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सीबी का पौधे। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बराबर एक बार क्वेश्चन पूछा है एलपी में, वहाँ पर दलहन दिया गया है। तो दलहन अगर ऑप्शन में नहीं है तो सीबी का पौधा भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या हिंदी में बोले तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण किसके जड़ में होता है। एक तो हो गया दलहन, ज़्यादातर एग्जाम में दलहन ही ऑप्शन में रहता है, लेकिन यहाँ दलहन के नहीं दिया है और इसके जगह पर सीबी के पौधे दे दिए हैं। तो दोनों ऑप्शन ध्यान रखना है दोस्तों। अगर दलहन पूछे तो पता ही है आप लोग को, लेकिन दलहन के जगह पर सीबी का पौधा एक बार पूछ दिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ इसमें दलहन नहीं दिया तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सीबी का पौधा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 14वां प्रश्न है, लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है। आपका ऑप्शन है ए दूध, ऑप्शन बी हरी सब्जियां, ऑप्शन सी अंडा, ऑप्शन डी सीम। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि लोहे का बहुल स्रोत क्या है, किस में लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरी सब्जियां। हरी सब्जियां में लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। अभी हमने ऊपर बताया भी था दोस्तों कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हमने बताया था कि लोहे की कमी से एनीमिया होता है, जिसको हिंदी में और रक्तता बोलते हैं। वहीं पर स्रोत भी बताया कि लोहे का स्रोत क्या है, तो हरी सब्जियां। ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, बार बार पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 15वां प्रश्न है, टेट्राएथिलेट शॉर्ट में TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए हिमीकरण रोकने के लिए, ऑप्शन बी क्वथनांक बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी स्फरांक बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी अपस्फोटक रोधी दौर बढ़ाने के लिए। दोस्तों सही उत्तर दीजिए कि पेट्रोल में एक TEL करके टेट्राएथिलेट मिलाया जाता है, वो क्यों मिलाया जाता है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अपस्फोटक रोधी दौर बढ़ाने के लिए। दोस्तों TEL मिलाने से क्या होता है कि कोई भी गाड़ी जो है स्मूथ चलती है, मतलब नॉकिंग टेंडेंसी घट जाती है, मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं करती है। ध्यान में रखिएगा। तो एंटी नॉक प्रॉपर्टी मतलब आवाज़ के दौर को रोकने के लिए, उसी को बोलते हैं एंटी नॉक प्रॉपर्टी। हिंदी में अपस्फोटक रोधी बोल देते हैं इसी को, दौर बढ़ाने के लिए। अगर अपस्फोटक रोधी मतलब एंटी नॉक प्रॉपर्टी अगर बढ़ जाएगा, एंटी नॉक मतलब एंटी नॉक का क्या मतलब होगा, नॉक का उल्टा। तो एंटी नॉक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा मतलब नॉक कम करेगा, मतलब आवाज़ कम करेगा क्या, TEL मिला देने से। इसलिए पेट्रोल में TEL मिला दिया जाता है ताकि आवाज़ कम से कम करे, मतलब एंटी नॉक प्रॉपर्टी बढ़ जाए। हिंदी में बोले तो अपस्फोटक रोधी दौर बढ़ाने के लिए। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अपस्फोटक रोधी दौर बढ़ाने के लिए पेट्रोल में TEL मिला दिया जाता है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 16वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है। आपका ऑप्शन है ए कार्बन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। दोस्तों ऑक्सीजन लगभग कितना परसेंट होता है, लगभग 65% होता है ऑक्सीजन। ध्यान में रखिएगा 65%। अच्छा दूसरे नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे आता है कार्बन, लगभग 18.5%। ध्यान में रखिएगा। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन हो गया, ऑक्सीजन, और दूसरे नंबर पे क्या हो गया, कार्बन। इसके बाद आता है हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन 3.2%। मतलब 4 को तत्व को ले ले, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो यही मिल के हो जाते हैं लगभग 96%। ये भी ध्यान में रखिएगा।
तो सबसे प्रचुर मात्रा में पूछा है, तो सबसे प्रचुर मात्रा में क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन 65%। और दूसरे नंबर पे आता है कार्बन 18.5%। तो सबसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का आपका 17वां प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है। सही उत्तर दीजिए दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.4। 7.4 होने का क्या मतलब होता है कि मानव रक्त कैसा होता है, तो मानव रक्त हो जाता है हल्का क्षारीय, मतलब बेस का प्रॉपर्टी आ जाता है। हम लोग जानते हैं 7 से कम होता है तो क्या अम्ल, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी, और 7 होता है तो न्यूट्रल हो जाता है, और 7 से जैसे ही ज़्यादा होता है मतलब बेस, मतलब क्षारीय प्रॉपर्टी। तो 7.4 है, इसका मतलब क्या हो गया कि ह्यूमन ब्लड मानव रक्त कैसा होता है, हल्का क्षारीय। ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पूछा है कितना पीएच है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.4। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 18वां प्रश्न है, किस प्रक्रम द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन डी अवसादन। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि कपूर, जिसको अंग्रेजी में कैम्फर बोलते हैं, को शुद्ध करने की विधि क्या है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई भी जो सॉलिड होता है ना, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि कपूर। तो इसलिए कपूर को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि का। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये भी प्रश्न। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 19वां प्रश्न है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में होता है। आपका ऑप्शन है ए ढलवा लोहा, ऑप्शन बी पीटवा लोहा, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी कच्चा लोहा। तो इन सब में से किस में कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है, सही उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटवा लोहा में कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है। कितना होता है, लगभग 0.02%। ध्यान रखिएगा दोस्तों। पीटवा लोहा को अंग्रेजी में रॉट आयरन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में होता है, पीटवा लोहा में, लगभग 9 के बराबर, 0.02%। ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 20वां प्रश्न है, अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। आघातवर्ध मतलब मेलिएबल धातु कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा मेलिएबल मतलब आघातवर्ध धातु कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोना, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। आघातवर्ध मेलिएबल धातु मतलब क्या, जिसको पीटने पर सबसे ज़्यादा कौन फैलता है। तो ध्यान में रखिएगा सोना सबसे अत्यधिक मेलिएबल मटेरियल है। बहुत बार ये भी पूछा गया है हिंदी में आघातवर्ध। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 21वां प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए लोहा, आपका ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। दोस्तों इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए इसमें से लोहा, तांबा, मैग्नीशियम ये सभी रक्त में पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो दिया है क्रोमियम ये रक्त में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 22वां प्रश्न है, आलू के अंकुर में उपयोगी है। आपका ऑप्शन है ए क्या, पोषण के लिए, ऑप्शन बी शोषण के लिए, ऑप्शन सी जनन के लिए, ऑप्शन डी कायिक वर्धन के लिए। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि आलू के अंकुर क्यों उपयोगी है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनन के लिए। हम लोग देखते हैं दोस्तों आलू का खेती अगर करते होंगे, आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो आलू का अंकुर मतलब जैसे अंकुर देता है तो उसके जड़ में बहुत सारे आलू लग जाते, फल जाते हैं, मतलब जनन हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि आलू के अंकुर क्यों उपयोगी है, तो जनन के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 23वां प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए बबूल, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी अमरूद। सोच के दोस्तों सही उत्तर दीजिए कि किस पौधे की वृद्धि के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बबूल।
बबूल का पेड़ आप लोग देखे होंगे दोस्तों, उसको अगर जल बहुत मतलब बहुत न की मात्रा में ज़रूरत होता है, उसके बबूल का पेड़ बहुत अच्छा होता है, बहुत छायादार भी होता है, तो उसमें सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 24वां प्रश्न है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? आपका ऑप्शन है ए तांबा, ऑप्शन बी नर्म लोहा, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी कोबाल्ट। से उत्तर दीजिए दोस्तों। विद्युत चुंबक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्म लोहा। ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 25वां प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव है? आपका ऑप्शन है ए मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी क्लोरीन। सही उत्तर दीजिए कि दोस्तों गोबर गैस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 26वां प्रश्न है, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए प्रशीतक को द्रुत करने के लिए, ऑप्शन बी रवा बनने से बचने के लिए, ऑप्शन सी सुगंध एवं स्वाद देने के लिए, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रवा बनने से बचने के लिए। जिलेटिन एक पदार्थ है दोस्तों जिसको आइसक्रीम में मिलाया जाता है। क्यों? रवा बनने से बचने के लिए, मतलब कठोर, मतलब आइसक्रीम को कठोर होने से बचाने के लिए आइसक्रीम में जिलेटिन मिला दिया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 27वां प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है? आपका ऑप्शन है ए प्राणी एवं पौधों की रचना से, ऑप्शन बी शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य से, ऑप्शन सी प्राणियों के आचरण से, ऑप्शन डी कोशिका एवं ऊतकों से। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि एनाटॉमी क्या है, इसमें क्या करते हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राणी एवं पौधों की रचना से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स में प्राणी भी आ जाते हैं और पौधे भी आ जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, मतलब उसके रचना का अध्ययन करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर करके दीजिएगा, ए बी सी करके, अगर आपको पता है। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आपका कमेंट आ जाना चाहिए। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न को दोस्तों आज का आपका 28वां प्रश्न है, मिर्गी एक बीमारी है जिसका संबंध किससे है? चलिए आपका ऑप्शन है ए त्वचा, ऑप्शन बी स्नायु प्रणाली की, ऑप्शन सी हृदय की, ऑप्शन डी श्वसन प्रणाली की। दोस्तों आप लोग देखते हुए मिर्गी किसी किसी को फिल्म वगैरह में बहुत देखते हैं, आ जाती है, तो उसका संबंध किससे है? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्नायु प्रणाली की। स्नायु प्रणाली मतलब स्नायु का क्या मतलब हो गया? तंत्रिका तंत्र, मतलब तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है कौन? मिर्गी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मिर्गी का फिल्म वगैरह में देखे होंगे, मिर्गी आ जाता है, तो वह भी क्या है? एक प्रकार का बीमारी है जिसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। और मस्तिष्क मतलब क्या? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को ही स्नायु प्रणाली भी बोलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अच्छा, तंत्रिका तंत्र से ध्यान में आया, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका भी तंत्रिका तंत्र ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 29वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? आपका ऑप्शन है ए स्नायु कोशिका, ऑप्शन बी मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन सी यकृत कोशिका, ऑप्शन डी वृक्क कोशिका। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। दोस्तों अभी हमने बताया है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका को कभी कभी लिख देता है स्नायु कोशिका, ध्यान में रखिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका को ही स्नायु कोशिका भी कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 30वां प्रश्न है, वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? आपका ऑप्शन है ए कूलम्ब नियम, ऑप्शन बी ओम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन नियम, ऑप्शन डी फैराडे नियम। दोस्तों सही उत्तर दीजिए कि वैद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा नियम लागू होता है? दोस्तों आज इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फैराडे का नियम। आप लोग पढ़े होंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो ध्यान में रखिएगा। वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो फैराडे का नियम लागू होता है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 31वां प्रश्न है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आपका ऑप्शन है ए आवेश का, ऑप्शन बी करंट का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी पावर का। बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इकाई है। और आप लोग पढ़े भी होइएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, आप लोग क्या जवाब दे दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इकाई है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 32वां प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की विमा क्या है? आपका ऑप्शन है ए M T/2, ऑप्शन बी ML²T/2, ऑप्शन सी ML T/2, ऑप्शन डी ML/2। दोस्तों यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि पृष्ठ तनाव, इंग्लिश में होता है इसको सरफेस टेंशन, की क्या विमा है, डायमेंशन क्या है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है। अगर सरफेस टेंशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करें तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बटे लेंथ, फोर्स बटे लेंथ। और फोर्स होता है ML/T/2, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास को m से और एक्सीलरेशन में होता है वेलोसिटी बटे टाइम, तो L/2। और नीचे लेंथ है तो L, तो L से L कट जाएगा, क्या बच जाएगा MT/2 सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए MT/2। बहुत अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पृष्ठ तनाव की बीमा पूछे या तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए, नहीं तो सीधा ध्यान में रखिएगा कि पृष्ठ तनाव का बीमा क्या है, तो MT/2 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 33वां प्रश्न है, एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल, आपका ऑप्शन है ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी शून्य होगा। दोस्तों झूले पर कोई लड़की झूल रही है, तो अभी मान लो तो बैठी स्थिति में, लेकिन अगर जब वह खड़ी हो जाए झूले पर तो उसके टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों कंसेप्ट से चलते हैं। हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 2π√L/G। तो जब लड़की झूले पर बैठी हुई है उस समय L क्या है, L हमेशा नाभि से मापते हैं दोस्तों। और यहाँ पर मान लेते हैं ये हो गया झूला, और झूले का कुछ इस तरह से पॉइंटेड है, तो L हमेशा इसका नाभि से मापते हैं। तो नाभि से इस समय क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ से पॉइंटेड है, तो अभी L कितना है, इतना है। लेकिन अगर लड़की जब खड़ी हो जाए तो L क्या ऊपर शिफ्ट करेगा, मतलब क्या होगा, लेंथ अब यहाँ पर आ जाएगा, तो लेंथ घट जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर लेंथ घट जाएगा इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा। समझ में आया दोस्तों। देखो जब लड़की बैठी हुई है तो इसका पॉइंटेड एंड से लेंथ ज़्यादा है, मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा है, क्योंकि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के। और अगर लड़की खड़ी हो जाए तो मतलब नाभि ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब लेंथ घट जाएगा, और लेंथ घट जाएगा तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर नहीं समझ में आएगा तो बैक करके फिर से देखिएगा दोस्तों। तो टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर लड़की खड़ी हो जाए तो घट जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों और बार बार पूछा जाता है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 34वां प्रश्न है। आज का आपका 34वां प्रश्न क्या है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है। आपका ऑप्शन है ए 46%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 10%। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 46%। ध्यान में रखिएगा यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 46%। इसको निकाल भी सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसके लिए यूरिया का केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो यूरिया का केमिकल फार्मूला होता है NH2CO/NH2। ध्यान रखिएगा। तो कैसे, इसका टोटल मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। टोटल मोलिकुलर वेट हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 14 2 16 और कार्बन का 12। तो 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 और 12 28, 28 और 16, 28 और 16 हो जाएगा 44, 44 और फिर नाइट्रोजन का 14, तो 44 प्लस 14 कितना हो जाएगा 58, और फिर हाइड्रोजन का 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, इसका टोटल मोलिकुलर वेट हो जाएगा 60।
ये टोटल ये पूरा केमिकल का कंपाउंड का, क्योंकि यूरिया का फार्मूला है NH2CO × NH2, तो इसका टोटल मोलिकुलर वेट हो जाएगा 60 ग्राम। अब बोला है हमको नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालने के लिए, तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है, एक जगह यहाँ है और एक जगह यहाँ है। तो नाइट्रोजन का हम लोग जानते हैं मोलिकुलर वेट 14 यहाँ पर से हो जाएगा और 14 यहाँ से हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 14 28। ध्यान देखिए, टोटल वेट कितना है 60 और नाइट्रोजन का वेट कितना है, तो परसेंटेज आप लोग निकाल नहीं लीजिएगा। परसेंटेज कैसे निकाल लीजिएगा, तो परसेंटेज हो जाएगा टोटल यूरिया का कितना, नाइट्रोजन का कितना था 28 और टोटल कितना था 60, तो इसको भाग दीजिएगा तो दोस्तों तो लगभग आ जाएगा 46.6% के। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि 46.6% के आसपास आ जाएगा। हाँ 46.6%, ध्यान रखिएगा। तो यही प्रश्न पूछा है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 46%। चलिए आज के अगले पर बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको भी बैक करके देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। मोलिकुलर वेट का बस खेल है यहाँ पे। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 35वां प्रश्न है, मेथेनॉल को क्या कहते हैं। मेथेनॉल आपका ऑप्शन है ए रार्बिक अल्कोहल, ऑप्शन बी ग्रेन अल्कोहल, ऑप्शन सी वुड अल्कोहल, ऑप्शन डी डीनेचर्ड अल्कोहल। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि मेथेनॉल जो को क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेथेनॉल को वुड अल्कोहल कहा जाता है। आप लोग पढ़े भी होइएगा, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। मेथेनॉल को डायरेक्टली पूछ लेता है क्या कहते हैं, तो वुड अल्कोहल, वुड मतलब लकड़ी, यह ध्यान रखिएगा, तो वुड अल्कोहल कहा जाता है। आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 36वां प्रश्न है, साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई क्या करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन है ए आधी होनी चाहिए, ऑप्शन बी 2 गुनी होनी चाहिए, ऑप्शन सी 4 गुनी होनी चाहिए, ऑप्शन डी 6 गुनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला है, समय को दोगुना करना है, तो हमको फार्मूला से डायरेक्ट चलते हैं। फार्मूला क्या है, T = 2π√L/g। तो समय को दुगुना करने के लिए अगर लेंथ L के जगह पर अगर इसको 4 गुना कर देते हैं L को, तो 4L हो जाएगा, और रूट के अंदर है तो 2 बाहर नहीं निकल जाएगा, तो 2 से गुना के जगह तो तब नहीं हो जाएगा 2 गुना समय, तो 2 बाहर निकल जाएगा, मतलब लेंथ को हम लोग कितना गुना किए हैं 4 गुना। तो ध्यान में रखिएगा, साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए लेंथ को कितना 4 गुना करना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 37वां प्रश्न है, मानक दाब क्या है। आपका ऑप्शन है ए पारे का 760 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी पारे का 760 मिलीमीटर, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो मानक दाब मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर, इसको पूरा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, ये ध्यान में रखिएगा 1 ATM। और यही 1 ATM किसके किसके बराबर होता है, तो 1.01325 बार के, यही बराबर हो जाता है 760 mm ऑफ Hg के, यही बराबर हो जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg मतलब पारा दोस्तों। तो इसमें क्या बोला है, किसके बराबर, एक तो ये पहला बार वाला तो ऑप्शन में है नहीं, Hg मतलब पारे वाला ऑप्शन में है, तो एक तो दिया है 760 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में कितना होता है 76 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। 760 किस में होता है, mm में होता है, ये जैसे ऑप्शन बी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 760 mm। ये तीनों ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो यहाँ पर mm वाला पूछा है तो ध्यान में रखिएगा 760 mm ऑफ Hg। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 38वां प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो आपका ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य घटती है, ऑप्शन सी आवृत्ति बढ़ती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है, तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं इधर वायु है, इधर कांच है, तो ये तो सघन माध्यम हो गया, डेंसर मीडियम, ये लेस डेंसर हो गया। तो हम जानते हैं प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, मतलब गैस में सबसे ज़्यादा होती है और सॉलिड में कम होती है प्रकाश की चाल, ये तो पता है। जब देखिए हम जानते हैं V = n लैम्डा फार्मूला होता है,
भी क्या है वेलोसिटी, एन क्या है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है ये तरंग दैर्ध्य, ध्यान में रखिएगा। तो जब वायु से कौच में जाएगी प्रकाश इस तरह से, तो इधर वेलोसिटी ज़्यादा है, इधर वेलोसिटी कौच में क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि कौच क्या है सॉलिड है। तो जब इधर वेलोसिटी घट जाएगा तो भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है लैम्डा, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब ये भी घट जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चूँकि वेलोसिटी घट रहा है मतलब तरंग दैर्ध्य भी घट जाएगा। तो जब प्रकाश वायु से कौच में जाता है तो क्या वेलोसिटी घटेगा, और वेलोसिटी घटेगा तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है ये लैम्डा, मतलब तरंग दैर्ध्य, अंग्रेजी में इसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो जब वेलोसिटी घट रहा है तो ये भी घट जाएगा, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसे कंसेप्ट ध्यान में रखना है तो कंसेप्ट ध्यान में रखिए दोस्तों, और नहीं तो डायरेक्ट ध्यान में रखिएगा कि जब प्रकाश वायु से कौच में जाता है तो क्या तरंग दैर्ध्य घटती है। लेकिन कॉन्सेप्ट ही आप लोग ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा तो क्वेश्चन को पलट भी देगा, तैयो आप लोग आंसर मार दीजिएगा। चलिए यहाँ तो पूछा है जब प्रकाश वायु से कौच में जाता है तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घट जाएगा। अगर उल्टा पूछ देगा कौच से वायु में जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कौच से वायु में जाएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान में, इसलिए कंसेप्ट ध्यान में रखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब प्रकाश वायु से कौच में जाती है तो तरंग दैर्ध्य घट जाती है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 39वां प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सही उत्तर दीजिए दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी, ध्यान में रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से कौन, अगर ध्यान में रखना है दोस्तों तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग या जबड़ों का फूलना, ध्यान में रखिएगा। विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का जितने भी खट्टे फल है संतरा, नारंगी, आंवला, ये सब ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी, सबसे मूल स्रोत गाजर, तीनों ध्यान रखिएगा। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमिन, कमी से होने वाला रोग बेरी, और इसका स्रोत क्या है मूंगफली। विटामिन बी में कई सारा पार्ट हो जाते हैं दोस्तों, विटामिन B1, B2, B3, हमने जो बताया है, अगर विटामिन बी डायरेक्टली लिखा है तो आप विटामिन B1 को ही समझिएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर दिया है विटामिन डी, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है कैल्सीफेरॉल, इसके कमी से कौन सा रोग होता है रिकेट्स, इसका स्रोत क्या है सूर्य का प्रकाश, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये बार बार पूछा गया है कि विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ध्यान रखिएगा। वैसे हमारा क्वेश्चन था एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका अंतिम प्रश्न है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। आपका ऑप्शन है ए अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, ऑप्शन सी स्थिर तरंगों के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों इस प्रश्न में बार बार कंफ्यूजन होता है, एक पूछता है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, और कभी काल पूछ देता है प्रकाश किस रूप में यात्रा करती है। तो ध्वनि के लिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। अब इसको ध्यान में कैसे रखना है, ये अब इसको ध्यान में कैसे रखना है, तो ध्वनि में देखिए दोस्तों आधा ध आता है, और अनुदैर्ध्य में देखिए दोस्तों आधा ध इसमें भी आता है। तो ध्वनि से तरीक क्या हो जाएगा, आधा ध इसमें भी है, आधा ध इसमें भी है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर एक पूछता है प्रकाश किस रूप में यात्रा करती है, तो प्रकाश, तो इसका भी ट्रिक है दोस्तों। देखिए प्रकाश, इसमें भी आधा प्रो आ रहा है और इसमें भी प्रो आ रहा है, ऑप्शन ए का देखिएगा तो इसमें भी प्रो आ रहा है। तो प्रकाश से क्या होगा अनुप्रस्थ, और ध्वनि से क्या हो जाएगा अनुदैर्ध्य, आधा ध प्रो, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। कन्फ्यूजन दूर दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो ध्वनि आधा ध वाला खोजना है, तो अनुदैर्ध्य, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। एक प्रश्न आपके लिए लाया हूँ, पहले देख लेते हैं दोस्तों। एक प्रश्न यहाँ पर है कि किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दोस्तों ये एक्चुअली प्रैक्टिस सेट 1 का प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट 1 में 10वां नंबर क्वेश्चन है, जिसका मैंने पिछले एपिसोड में गलती से ऑप्शन ए मार दिया था। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। हालांकि उसके कमेंट में हम लोग पिन कर दिए थे कि सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, गलती से मारा गया था वहाँ पर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मानव आँख की रेटिना पर हमेशा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और ये ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ये पिछले प्रैक्टिस सेट 1 में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो इसका बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया, बहुत सारे दिया ही नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेसिबल,
जैसा कि यहाँ पर हम लोग हाईलाइट कर दिए हैं। और एक प्रश्न आज आपके लिए लाया हूँ दोस्तों, इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। अगर प्रैक्टिस सेट 1 देखे ही होगा तो इसका उत्तर आपको पता होगा, ध्यान दीजिएगा। यह भी प्रश्न बार बार पूछा गया है कि दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। इस प्रश्न का उत्तर 0, 1, 3 असंख्य, जो भी ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला एपिसोड नेक्स्ट डे आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।